हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। 13 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आ चुका है। आई नो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण कल इसे अपलोड नहीं कर पाए, बट फाइनली इसको आज अपलोड कर दिया जाएगा एंड जो भी न्यूज़ है इस दिन की वो पूरी कवर की जाएंगी। तो आज का फर्स्ट एडिटोरियल देखते हैं, रिपिंग इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो यहाँ पे राइटर बेसिकली बताना चाहते हैं कि इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूज़ करे तो बाकी कंट्रीज़ को टक्कर दे सकता है और उनसे आगे भी निकल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी कंट्री में आप देखते हैं बहुत सारी एज पॉपुलेशंस होती हैं, जैसे कि आप इस पिरामिड में देख सकते हैं 0 से 4 कैटेगरी के हैं, 5 से 9, 10 से 14 ऐसे करके आपको ओल्ड एज पॉपुलेशन तक दिखेंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो 0 से लेके जो आपकी 15 तक एज होती है वो एक चाइल्डहुड एज होती है, जहाँ पे बच्चा जो होता है पूरी तरह डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स के ऊपर, उसी के रिसोर्सेज यूज़ करता है और इस तरह से अपनी स्कूलिंग और एजुकेशन को कंप्लीट करता है। और माना जाता है कि 15 से लेके 59 एज ग्रुप के ऐसे लोग होते हैं जिसे हम बेसिकली वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। यानी किसी भी देश की ऐसी पॉपुलेशन जो काम करती है, जो बेसिकली कंट्री के जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूट करती है, इकॉनमी को बढ़ाने के लिए काम करती है, उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। करेक्ट। उसके बाद जो पॉपुलेशन होती है उसको हम ओल्ड एज पॉपुलेशन कहते हैं, बिकॉज इस टाइम जो होती है पॉपुलेशन बिल्कुल कंट्री में उनकी जीडीपी में, उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। और अगर उन्होंने अपना अच्छे से अर्निंग नहीं कर रखी है, अपनी सेविंग अच्छे से नहीं कर रखी है, तो ऐसा देखा जाता है कि आने वाले टाइम में मतलब ओल्ड पॉपुलेशन एक तरह से बर्डन बन जाती है किसी भी कंट्री के लिए, बिकॉज वो कंट्री के रिसोर्सेज को बढ़ाने में अपना योगदान नहीं देती, बट उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने में अपना मतलब यूज़ करती है बेसिकली। क्योंकि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इतने सारे जो हेल्थ स्कीम्स चलाती है या फिर ओल्ड पेंशन चलाती है, उन सबका पैसा इनको मिलता है, बट अगर इन्होंने अच्छे से वर्क नहीं कर रखा, अपना अच्छे से काम नहीं कर रखा, वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर वो नहीं आए, तो आगे जाके मतलब जो कंट्री है वहाँ की गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस होता है। नेक्स्ट है कि जो इंडिया का, हाँ देखो नेक्स्ट जो है इंडिया का 62.5% ऐसी पॉपुलेशन है जो आपको एज ग्रुप जो है 15 से लेकर 59 ईयर्स के बीच में दिखेगी। और ऐसा माना जाता है कि 2036 के अंदर ये जो पीक है वो और बढ़ के 65% पे हो जाएगी। यानी इंडिया में सोचो आप 100% में से 65% ऐसी पॉपुलेशन होगी इंडिया में जो वर्किंग कैटेगरी में आएगी। मतलब वो अगर आप इन लोगों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, इनको अच्छे से एजुकेशन दे पाए, इनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे पाए, तो सोचो कितना ज़्यादा वो अर्न करेगी और कितना ज़्यादा जो है लाइफ मतलब उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो है हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन होगा। इकॉनमी जो हमारा टारगेट है इंडिया का कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है, तो वो टारगेट भी इंप्लीमेंट हो पाएगा अगर हम इस पॉपुलेशन को यूज़ कर पाए तो। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे जो है 2018 और 19 का, वो भी यही बताता है कि किस तरीके से जो है आने वाले टाइम पे ये जो पॉपुलेशन है, अगर हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन को, और किस तरह से वो हिट करने वाली है, नहीं बढ़ने वाली है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है बेसिकली अगर इसके अकॉर्डिंग देखें डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब होता है, तो इसका भी मेन सेम यही कैटेगरी है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है 15 से लेकर 64 के बीच में, अगर ये ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर ये लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कि 14 से लेके 14 मतलब जो 14 हो गई और 65 प्लस हो गए, बिकॉज 14 ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे बच्चे छोटे हैं, वो बेसिकली एजुकेशन ले रहे हैं, फैमिली पे डिपेंडेंट है, इकॉनमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। और 65 प्लस ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद वो मतलब कुछ काम नहीं करते, सिर्फ जो अपनी जो सेविंग्स है उनको यूज़ करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको यूज़ करके करते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है इकॉनमी में बिल्कुल नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ किसका रहता है, 15 से लेकर 64 एज ग्रुप के लोगों का। तो अगर इनको अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इंडिया को, वही चीज़ राइटर बताना चाहते हैं। अब इस चार्ट से हम समझते हैं, नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है एक एडोलेसेंट एज में होता है, फिर उसकी सबसे पहले जो स्कूलिंग की जाती है, स्कूलिंग में आप देख सकते हैं सारी एजुकेशन हो जाती है, एंड देन जैसे उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है उसको अच्छे से अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए उसके अकॉर्डिंग, तो वो एम्प्लॉयमेंट फेज में रहता है। फिर उसकी मैरिज होती है, फिर उसके चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब उसकी फैमिली अगर वो प्लानिंग अच्छे से लेकर चलता है तो सब कुछ बेटर होता है, सिक्योरिटी उसको रहती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो इकॉनमी में, और फर्दर उसका बेनिफिट जो है हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो बाकी चीज़ें उन पर भी पड़ता है। तो इस तरह से अगर चलता रहता है हमारा ऑर्डर, तो सोसाइटी मतलब जो हमारी इकॉनमी है उसमें कितना फ़ायदा होता है। और जब ये पॉपुलेशन जब ओल्ड एज में आती है, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा अर्न कर लिया होता है, इतनी अच्छी सेविंग होती है कि अपनी ओल्ड एज को सिक्योर कर पाते हैं। तो ये जो पैटर्न है बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेस्ट माना जाता है। ठीक है, वहीं आप अगर देख लो कि जो फेज़ होता है एम्प्लॉयमेंट का, ये जो फेज़ होता है एम्प्लॉयमेंट का, अगर यहाँ पे कुछ मिसमैच हो जाए, मिसमैच इन द सेंस बेसिकली कि अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो 20 ईयर तक नॉर्मली बच्चे अपनी स्कूलिंग खत्म करके ग्रेजुएशन फेज़ में आ जाते हैं, एंड ग्रेजुएशन फेज़ के बाद करीबन मान लो 22 तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद अगर उनको उनका मनचाहा कुछ जॉब नहीं मिल पा रहा है, या फिर उन्होंने जिस तरह की पढ़ाई की उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही, तो जो पीरियड होता है 22 से लेकर 30 तक का इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है कि मतलब माना जाता है कि उन्होंने अपनी इकॉनमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स थे उनके, कि जब उन्हें काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं, तो
ये सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है कंट्री को, ठीक है, कि बच्चा पढ़ा लिखा है बट उसको जॉब नहीं मिल पा रही उसकी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, तो कंट्री को इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट को यहीं पे आके इंटरवीन करना चाहिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए, ऐसे एजुकेशन सिस्टम लानी चाहिए जहाँ पे इन लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका टैलेंट हम यूज़ कर पाएँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया गर्ल का दिया गया, गर्ल में क्या प्रॉब्लम होती है, गर्ल देखो वो भी एक एक जेंडर है जहाँ पे उसका भी हक है इकॉनमी में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, बट जैसा कि देखा जाता है कि गर्ल की अर्ली मैरिज करवा के ऑलरेडी उनको पढ़ाई से मतलब छुटकारा दिलवा देते हैं, स्कूल छुड़वा देते हैं, फिर रिपीटेड प्रेगनेंसी के कारण कि ऑलरेडी हेल्थ जो है इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, फिर चाइल्ड पैदा होता है वो खुद इतना ज़्यादा बिकॉज मदर मेच्योर नहीं थी, चाइल्ड जो पैदा हुआ वो इतना हेल्दी नहीं पैदा हुआ, तो और बर्डन आ गया है सोसाइटी में, फैमिली के अंदर मैटरनल मोर्टालिटी देखने को मिलती है, कभी कभी बच्चा अगर सही से नहीं हुआ तो मदर की डेथ हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली इनसिक्योरिटी लेके आती है, ओल्ड एज इनसिक्योर हो जाता है इन द सेंस, मतलब ये पैटर्न अगर चलेगा तो आपको मिस्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अच्छे से फैमिली प्लानिंग वाली स्कीम्स लेके आ सकती है, जो चाइल्ड है उसके लिए हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जो हेल्थ वर्किंग ट्रेनिंग करवा सकती है, यूथ के लिए पॉलिसीज़ ला सकती है, ऐसे लॉज ला सकती हैं जहाँ पे गर्ल को भी मौका मिल सके कि वो भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, जॉब अपॉर्चुनिटी में अगर उसका मन है तो जॉब में आ सके। नेक्स्ट ये अगर हम स्टेट वाइज देखें तो आप देखोगे बीमारू प्रॉब्लम बेसिकली क्या है। बीमारू बेसिकली 4 ऐसे स्टेट्स है, जैसे एक आपका हो जाएगा बिहार, एक आपका यूपी है, एक एमपी, एक राजस्थान है। ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आप देखोगे जो आपकी यंग पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, बट क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके कारण मतलब वहाँ पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो आप देखते हो कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस करने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं सदर्न स्टेट्स को, तो जो आपके सदर्न स्टेट्स हो गए नीचे के, वहाँ पे आपको फर्टिलिटी रेट वैसे ही कम मिलेगा, नॉर्मली लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं कि 1 या 2 बच्चा ही पैदा करते हैं, एंड जिसके कारण अब उन्हें क्या फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है बहुत कम होती जा रही है, ठीक है, और ओल्ड पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो आने वाले टाइम पर देखो स्टेट पर कितना वर्डन पड़ने वाला है कि वहाँ पर बच्चे ही नहीं रहेंगे काम करने के लिए, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे राइटर बेसिकली ये कहता है कि अगर हम इन 4 स्टेट्स की जो बच्चे हैं, इनकी जो यंग पॉपुलेशन है, उनको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे, तो ये आगे जाके इन स्टेट्स को रन करने में हेल्प कर सकती हैं। सिमिलरली ये चार्ट भी आपको दिखा रहा है कि जो केरला है, तमिलनाडु है, ये बेसिकली क्लोज्ड हो चुका है, क्यों, इनका डेमोग्राफिक विंडो अपॉर्चुनिटी क्लोज हो चुकी है बिकॉज ये अब ओल्ड पॉपुलेशन के फेस में जा रही है। सिमिलरली दिल्ली, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये बेसिकली इनके पास अभी 5 ईयर्स हैं, ठीक है, कि 5 ईयर्स हैं वर्किंग एज के लिए, एंड उसके बाद आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भी इन एरियाज़ में भी आपको ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। सिमिलरली आपको कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 10 ईयर्स का विंडो भी इनके पास है। बट आप ये लास्ट के स्टेट्स देखेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, 2041 से देख सकते हो। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो दिल्ली से लेके बताए गए हैं, ये 2021 से 2031 के बीच का इनके पास टाइम है। सिमिलरली कर्नाटका वाले जो स्टेट्स बताए हैं उनके पास भी 2031 के से पहले टाइम है कि इनके पास वर्किंग पॉपुलेशन होगी, बट 2041 तक कौन स्टेट डोमिनेट करेगा वर्किंग पॉपुलेशन पे, वो है ये सब स्टेट्स। तो गवर्नमेंट को इन स्टेट्स में फोकस करना चाहिए, यहाँ की जो यंग जनरेशन है इन पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज इनका जो ऊपर वाले स्टेट्स इनका तो कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करेंगी कि बोलेंगे कि आप अच्छे से फैमिली प्लानिंग करो और बच्चे को जो है लेके आओ, मतलब एटलीस्ट 2 चिल्ड्रंस तो होने ही चाहिए फैमिली में, ठीक है, ये सब पॉलिसीज़ ला सकती है। बट नीचे वाली जो स्टेट्स हैं उनके लिए क्या कर सकती है, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, उनके जो माइंड है, उनको जो चाहिए बेसिकली जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए उनको मदद कर सकती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट ये देखो वर्किंग पॉपुलेशन अगर हम देखें कंट्री में, तो 1950 से लेकर 2050 तक इसकी वर्किंग पॉपुलेशन कैसे रहने वाली है। इंडिया का देखें तो आप देख सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती नजर आएगी। चाइना जो कि पहले बढ़ रहा था, बेसिकली चाइना ने बेसिकली क्या किया, उसकी पॉपुलेशन पहले बढ़ रही थी, तो चाइना को लगा उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इन्हें रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे, और वैसे ही चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, यानी गवर्नमेंट को सब कुछ करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट पे बर्डन आ जाएगा। तो चाइना ने ये दिमाग लगाया कि हम 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आते हैं, कि हम सभी को फोर्स करेंगे कि आप 1 चाइल्ड पैदा करो, एंड इकॉनमी में उस तरह से रिसोर्सेज का फिर यूज़ करेंगे। बट जैसे जैसे अब चाइना को उस समय नहीं पता था कि बाद में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और धीरे धीरे अब चाइना को लगा जब उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, तो वो अपने यहाँ के लोगों को बोल रहे हैं कि अब वापस से उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको रिमूव कर दिया है, और लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि अब आप जो है फैमिली प्लानिंग अच्छे से करो, 2 बच्चे 3 बच्चे जितना हो सकता है आप उनको पैदा करो। अब आप सोचो एक पॉपुलेशन, एक ऐसी सोसाइटी या फिर ऐसे लोग जिन्हें पहले उन्होंने इतना टाइम से इतने टाइम बाद उन्होंने जब अपना माइंडसेट बनाया कि हमें 1 बच्चा पैदा करना है, अब वो उस फेज में ढल चुके हैं कि उन्हें आदत हो गई है 1 बच्चे की। बट और साथ ही साथ उनका एजुकेशन सिस्टम और उनकी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब फैमिली ने सॉर्ट आउट कर ली है कि बस एक ही बच्चा है तो उसकी हेल्थ में, एजुकेशन में वो सफिशिएंट है। बट अब चाइना क्या कर रहा है, उन्हें फोर्स कर रहा है कि आप इस तरह से फैमिली प्लानिंग करो, तो उन पर कितना बर्डन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी के इमोशंस के साथ या फिर किसी को ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, बट क्योंकि वो चाइना है वो कुछ भी कर सकता है, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल रहा है कि हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, हम आपको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट देंगे आपके चाइल्ड को, कि पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी उसके एजुकेशन से रिलेटेड, आप बस बच्चे पैदा करो। तो इस तरह से चाइना काम कर रहा है।
सिमिलरली आप यूएसए को भी देखोगे तो ऑलरेडी यूएसए की काफ़ी टाइम से ये पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन ही चल रही है। और क्योंकि आप जानते हो कि यूएसए में तो अभी भी पॉपुलेशन इतनी कम है कि ज़्यादातर जो यूएसए की इकॉनमी है वो इमिग्रेंट ही चलाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इमिग्रेंट आपको इंडिया से दिखेंगे और दूसरा फिर चाइना से दिखेंगे, यानी यहाँ की जो टैलेंट है उसको बेसिकली ड्रेन करके जो यूएसए ले जाता है और वहाँ पर उसको फिर अपना इस तरह से यूज़ करता है, ठीक है। तो इट मीन्स प्रॉब्लम है, हर एक कंट्री को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बट इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। और अफ्रीका में भी आप देख सकते हैं काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ेगी, बट आप जानते हैं अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वही स्टेबल नहीं है, वहाँ के लोग अभी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में भी अगर अच्छे से काम किया जाए या फिर बाकी डेवलप कंट्रीज़ उनको अच्छे से फंड प्रोवाइड करें, उनके एजुकेशन सिस्टम अच्छा करे, तो अफ्रीका में भी आप देख सकते हो कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब अफ्रीका के लोग, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये कंसर्न जो आप देख सकते हैं एलन मस्क ने भी दिखाया था, जब उन्होंने कहा था कि बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वर्ल्ड की वो ये नहीं होगी कि आने वाले टाइम पे जो है वर्ल्ड वॉर्स से लोग मरेंगे, या फिर ये उन्होंने इस चीज़ को फोकस ना करके उन्होंने ये कहा कि आने वाले टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल आ सकते हैं वो ये है कि पॉपुलेशन कोलैप्स कर सकता है। बिकॉज वो खुद जानते हैं कि इकॉनमी को रन करने के लिए एक टैलेंट की ज़रूरत होती है, जितने ज़्यादा यंग जनरेशन होंगी, क्योंकि यंग जनरेशन में ज़्यादा टैलेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो लेटर जनरेशन, मतलब लेटर पॉपुलेशन होती है, मतलब लेटर एज के जो लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर उन पे वही बेसिकली पॉपुलेशन कम हो जाएगी और ओल्ड पॉपुलेशन रहेगी तो फिर किस तरह से सर्वाइव करेंगी इकॉनमी, ठीक है। बट हम ये बात जानते हैं कि जैसा ये आजकल ट्रेंड कर रहा है काफ़ी कि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका, कि इंडिया के पास सच में टैलेंट है, ठीक है। अगर ये टैलेंट नहीं होता तो ये सारे लोग जो आज यूएसए की या फिर वर्ल्ड की कह सकते हैं जो बिगेस्ट कंपनी है उसको रन कर रहे हैं ऐसा सीईओ बन के, तो इट मीन्स कुछ तो बात है इंडिया में। तो इंडिया की गवर्नमेंट को इसको समझना पड़ेगा कि अगर इंडिया के जो टैलेंट है, यानी जो उनकी पॉपुलेशन है जो कि सच में टैलेंटेड है, बट उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, इसलिए जो है वो अपने अच्छे से मनपसंद जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और सिमिलरली कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मिलेंगे जिनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, इसलिए बाहर जाके पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे अपना सेटल हो जाते हैं वहाँ जाके। बट इंडिया में जो कि इतनी इतने उनके पास सैलरी नहीं है, पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को बाहर भेज सके। तो अब इंडिया पे क्या, इंडिया की जो खुद की जो इंस्टीट्यूट है उसको बेटर करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे टैलेंट इंडिया में भी और ज़्यादा बढ़े और वो इंडिया की इकॉनमी को तो रन करे बट वर्ल्ड में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। नेक्स्ट है कि इंडिया की डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं 2011 में आप देखोगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन आपको 39% दिखी, यानी ऐसी डिपेंडेंट जैसे आपको इसमें बच्चे दिख सकते हैं, ओल्ड एज पॉपुलेशन दिख सकती है, वर्किंग एज पॉपुलेशन 61%। 2031 में यही जो परसेंटेज है डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम हो जाएगी, थोड़ी 35% हो जाएगी और वर्किंग एज 65% पर पहुँच जाएगी, ठीक है। 2051 में आप देखोगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन 38% होगी और वर्किंग एज पॉपुलेशन 62% होगी, यानी ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और डिपेंडेंट कम हो रही है, बट इसके बाद जो है रिवर्स भी होगा। ऑब्वियसली जब ये 62% के लोग जो भी वर्किंग फेज में है, जब ये ऑब्वियसली ओल्ड फेज में जाएंगे, जब डिपेंडेंट हो जाएंगे बेसिकली, तो उस टाइम पे अगर उन्होंने अच्छा अर्न कर रखा होगा, अपनी सेविंग अच्छे से कर रखी होगी, उनके पास उस समय जॉब होगी वर्किंग के टाइम पे, तो उस पैसों को यूज़ करके अपना ओल्ड एज को सिक्योर कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है, अगर ये 62% जो पॉपुलेशन है अगर वो अच्छे से जॉब नहीं मिल पाती नहीं, तो ये आगे जाके गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन बन सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट इतनी सारी हेल्थ पॉलिसी नहीं ला सकती कि हर एक पर्सन को वो हेल्थ बेनिफिट दे। अपने रिसोर्सेज आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है उस समय इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेनिफिट क्या है बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा होने से, तो बेनिफिट आपको ये दिखेगा कि आपके जो लेबर फोर्स है वो आपकी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होंगे जो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे होंगे, इंक्रीज हो जाएगा फिजिकल स्पेस आपका, ठीक है। यानी जो फिजिकल या ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो आप चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करोगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। राइज इन वुमेन वर्क फोर्स, ऑब्वियसली वुमेन्स भी पढ़ पाएंगी, उनको भी एजुकेशन मिलेगी, तो उनकी जो फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन करेंगी और वो भी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगी। सिमिलरली सेविंग रेट बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेविंग करेंगे, बिकॉज अच्छा अर्न करेंगे तो सेविंग भी करेंगे। और एक मैसिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, जो मिडिल क्लास सोसाइटी आज हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो एक राइज ऑफ एस्पिरेशनल क्लास में शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से ना यूज़ किया गया, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये एस्टिमेटेड डेमोग्राफी, ठीक है। बिकॉज आपको जो कुछ ऐसे स्टेट्स दिखेंगे जो पुअरेस्ट हैं, जैसे आप यूपी बिहार देख लीजिए, अगर वहाँ के लोग अगर अच्छे से आप उनको चैनलाइज नहीं करते, उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं देते, वो आके जाके फिर बर्डन कॉज करेंगी और कुछ ही ऐसे स्टेट्स रह जाएंगी जो इकॉनमी को रन कर रही होंगी बिकॉज उनकी पॉपुलेशन अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्किल्स, बेसिकली क्या होगा, ऑब्वियसली आप जानते हो जितनी भी हाईली स्किल्ड जॉब्स होती हैं वहाँ पे ऑब्वियसली जो प्राइवेट सेक्टर है हाईली स्किल्ड जॉब्स को मांगता है, बट आपको स्किल प्रोवाइड नहीं करोगे, लोग के पास स्किल्स नहीं रहेगा, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। एंड इसके कारण ड्यू टू लो ह्यूमन कैपिटल विल बेस एंड लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है। थर्ड है कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है रैंक करता है 130 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ में, जो कि यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है। तो यानी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली आप जो भी ह्यूमन्स हैं उनको अच्छे से आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, उनको अच्छे से उनका जो इंडिकेटर्स है यानी जो हेल्थ और एजुकेशन का पैरामीटर्स है उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। अगर उस पर देखो किसी भी कंट्री को अच्छे से अगर रन करना है तो आपको सबसे पहले इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, उसकी हेल्थ पे सबसे पहले एंड देन एजुकेशन पे, ठीक है। ये अगर बेटर रहेगी किसी भी कंट्री की तो वो आने वाले टाइम पे सक्सीड करेगी ही।
नेक्स्ट है इनफॉर्मल नेचर ऑफ इकॉनमी इन इंडिया। ऑब्वियसली फॉर्मल सेक्टर में तो उन्हें जॉब मिल नहीं रही है, तो वो पॉपुलेशन क्या करेगी, इनफॉर्मल सेक्टर में जाएगी। और आप जानते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर कितना ज़्यादा डिसबैलेंस होता है, कभी पैसा कमाते हैं कभी नहीं कमाते, तो अनसर्टेनिटी उसमें रहती है और जॉबलेस ग्रोथ आपको देखनी पड़ेगी। एनएसएसओ का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2017 से 18 का, वो ये कहता है कि इंडिया का जो लेबर फोर्स है पार्टिसिपेशन रेट जो है बेसिकली इतना है, और अगर ये अच्छे से काम नहीं कर पाया तो सोचो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकता है। नेक्स्ट है कि राइटर्स ने कुछ सोल्यूशंस बताए हैं इस एडिटोरियल में कि बेसिकली गवर्नमेंट को किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूज़ करने की। पहला उन्होंने बताया नेशनल ट्रांसफर अकाउंट असेसमेंट। ये बेसिकली एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो ली चैन ने 2011 से 12 में इसको लेके आए थे, एंड MR नारायण ने 2021 में। इसमें बेसिकली कहा गया है कि इंडिया का जो पर कैपिटा कंजप्शन पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द एशियन कंट्रीज़, यानी जो बाकी एशियन कंट्रीज़ है उससे बहुत कम है। यानी एक पर पर्सन जो कमाता है उसके हिसाब से वो कंजप्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो हमें उनके कंजप्शन पैटर्न को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में जो चाइल्ड होता है वो बताया गया कंज्यूम करते हैं कम से कम 60% ऑफ कंजप्शन रेट है एज बाय दी एडल्ट एज, जो कि 20 से 64, यानी जो 20 से लेकर 64 बीच की जो एज है उस टाइम पे उनका कंजप्शन सिर्फ 60% है। वहीं अगर चाइना में देखें तो 85% था, यानी कितना ज़्यादा है। तो इंडिया को इस पर फोकस करना चाहिए, और इसलिए हमें ज़रूरी है नेशनल ट्रांसफर अकाउंट डाटा को बनाने का, बिकॉज हमें इसमें स्टेट का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो पता चल जाएगा कि हर एक स्टेट कितना इन्वेस्ट कर रहा है अपने यूथ के ऊपर, ठीक है। तो अगर जितना ज़्यादा जिस तरह से हम देखेंगे कि जिसकी रैंक कम है तो गवर्नमेंट उसको और कहेंगे कि प्लीज़ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो एक पता होना ज़रूरी है कि कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। सेकंड सोल्यूशन उन्होंने बताया कि इन्वेस्ट करना है चाइल्ड एंड एडोलसेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिया जो है रैंक करता है काफ़ी ज़्यादा पुअर इन एशिया में इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट और पब्लिक ह्यूमन कैपिटल स्पेंडिंग, ठीक है। यानी पब्लिक यानी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों ही केस में स्पेंडिंग जो है चिल्ड्रन के ऊपर बहुत कम की जाती है, उनके जो न्यूट्रिशन है उस पर और लर्निंग पे, तो वही फोकस किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा उन पर स्पेंड किया जाए, बिकॉज यही एक ऐसी पॉपुलेशन है जो काम मतलब आपकी वर्किंग में आ सकती है, तो उनका न्यूट्रिशन पैटर्न अच्छा रहेगा, उनकी लर्निंग अच्छी रहेगी, एजुकेशन अच्छा रहेगा, तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे साउथ कोरिया के साथ कंपेयर किया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी ट्रांजिट किया सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सल स्किलिंग में एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। और आप आजकल देखोगे कि जो मोदी जी हैं वो भी एंटरप्रेन्योरशिप पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप बेसिकली खुल रहे हैं, तो एक अच्छा उस तरफ चल रहा है। नेक्स्ट है थर्ड सोल्यूशन बताया उन्होंने हेल्थ पे ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। तो जैसे कि आप जानते हो गवर्नमेंट से 1% GDP का हेल्थ पे खर्च करती है, जिसके कारण अभी आप देख सकते हैं कोविड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, तो वही है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पे फोकस करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल करनी है विद राइट बेस्ड अप्रोच में। तो यहाँ पे बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की जाए, इट मीन्स जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि गवर्नमेंट को बेसिकली जो यूनिवर्सल एक्सेस है हाई क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन अगर आपका बेस अच्छे से बन गया तो आपकी सेकेंडरी और फिर जो आपका जो हायर एजुकेशन है वो भी अच्छे से हो सकती है, बट आपका प्राइमरी एजुकेशन का बेस अच्छे से होना चाहिए, तो उस पर फोकस ज़्यादा करना है और हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है। और अभी जब आप देखेंगे फैमिली प्लानिंग इंडिया की 9.4% पे चल रही है, और जो कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे जो आया था 5 उस पर पता चला है, क्योंकि वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू जो आप देखोगे चाइना में आपका ये 3.3% है, चाइना का, साउथ कोरिया का 6.6% है, ठीक है। तो इसको भी देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट सोल्यूशन बताया गया कि एजुकेशन इज एनेबल टू ब्रिज जेंडर इक्वालिटी डिफरेंशियल्स। ऑब्वियसली जो जेंडर डिफरेंशियल ज़्यादा देखने को मिलता है बॉय एंड गर्ल के बीच में, अगर ये एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड की जाए तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में बॉयज़ आर सबसे ज़्यादा इनरोल किए जाते हैं सेकेंडरी और टर्शरी स्कूल्स में एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को ठीक कर दें और गर्ल्स को भी इनरोल करवाए ज़्यादा तो बेनिफिट हो सकता है। फिलिपीन, चाइना, थाईलैंड जैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उल्टा देखने को मिलता है कि वहाँ पे गर्ल्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली चाइना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया वगैरह यहाँ पे भी जो है डिफरेंस तो है बट बहुत कम है, ठीक है। तो हमें इसको बेसिकली फोकस करना है ताकि बॉय हो या गर्ल दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए। सिक्स्थ है कि इंडिया नीड्स टू इंक्रीज फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन द इकॉनमी। तो वही है कि वुमेन हमारे यहाँ अच्छी है, टैलेंटेड है, बट बिकॉज ऑफ मैरिज की वजह से यानी और फैमिली प्रेशर की वजह से जो है बेसिकली वो इकोनॉमिक सेक्टर में उतर नहीं पाती हैं और अपना जो है बेसिकली जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाती है। कुछ एग्जाम्पल देके बताया गया कि कैसे कि गर्ल जो पास करती है 10+ नीड मोर चॉइसेस टू लर्न स्किल, उन पर चॉइसेस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए ट्रैवल के टाइम पे, ताकि ऑब्वियसली बिकॉज ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि जब आप ऑफिस जाते हो उस दौरान जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड अगर कर दी जाए कि आप सेफली घर आ रहे हो, सेफली जा रहे हो, तो फिर फैमिली को कोई इशू नहीं होता। एंड इस तरह से रहेगा तो फिर उनकी अर्ली मैरिज भी डिले हो जाएगी, उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अच्छा होगा। साउथ कोरिया में जिस तरह से आप देख सकते हैं फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो 50% है, और उन्हें ऐसे बेसिकली कैसे अचीव करा, तो लीगली कंपल्सरी जेंडर बजटिंग लेके आए हैं उन्होंने, ठीक है, अच्छे से बजट बनाया है, इंक्रीज़ किया चाइल्ड केयर बेनिफिट्स को, टैक्स इंसेंटिव्स लाए हैं फॉर पार्ट टाइम वर्क, इन जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं उनके लिए भी टैक्स इंसेंटिव्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की है ताकि वो वुमेन लेबर फोर्स को भी अपनी इकॉनमी में लेके आए। तो हमें भी इस तरह की चीज़ों से दूसरी कंट्री जो पॉलिसीज़ ला रही है उससे हमें सीखना चाहिए।
और इंडिया नीड्स टू एड्रेस द डाइवर्सिटी बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। तो 7th है सोल्यूशन, जहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे डाइवर्सिटी बिटवीन स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे स्टेट्स लेंगे सदर्न स्टेट जहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखोगे कैसा है, हायर परसेंटेज ऑफ ओल्डर पीपल देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे जैसे हमने डिस्कस कर लिया सारी चीज़ें, ठीक है। 8 पॉइंट है न्यू फेडरल अप्रोच, वही है गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट को एक अच्छी अप्रोच लेके चलना चाहिए, क्या कैसे आप डिफरेंट स्टेट्स को अपने साथ लेके चलोगे, कैसे आप एक अच्छी पॉलिसीज़ बनाओगे जहाँ पे आपको हर एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, माइग्रेशन हो, एजिंग हो, स्किल हो, फीमेल वर्कफोर्स, अर्बनाइजेशन हो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसको चैनलाइज कर सकें और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इतना बेहतरीन उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। सो ये आर्टिकल यहाँ पे एंड होता है, ऑब्वियसली बहुत लंबा खिंच गया बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर एक सेक्टर से मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर कर दिया गया है ताकि एग्जामिनेशन में आपको उससे हेल्प मिल जाए। तो लेट्स कम टू न्यू टॉपिक। तो न्यू टॉपिक बेसिकली है एक्ट नाउ रिकास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं 5 स्टेट में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। आपका यूपी है, पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है और गोवा है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली क्या है? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, कि कैसे उसे फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाने इलेक्शन, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन है बेसिकली वो वाइस प्रेसिडेंट हो गया आपका, वाइस प्रेसिडेंट हो गया आपकी जो MPs होगी, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली जो होगी, इनके इलेक्शन करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर डिफरेंट अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सर्विस होती है 6 साल या फिर 65 ईयर्स तक होती है, जो भी पहले अचीव हो जाए। स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करते हैं 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलेंगे। और यही ऑब्वियसली इनका खुद का कोई स्टाफ नहीं होता। जब ये इलेक्शन होते हैं तो जो आपके स्टेट में इलेक्शन है तो वहाँ की जो वर्क मतलब वहाँ के जो ऑफिशियल्स है, जैसे आपके स्कूल के टीचर्स हो गए या फिर अदर डिपार्टमेंट के लोगों को, इनको यूज़ करते हैं वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। रिमूवल की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है ऑफिस से सिमिलर पैटर्न पे जैसे सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है। सिमिलरली जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है, बट रिकमेंडेशन यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरी होती है। पावर्स बेसिकली वही है कि कैसे वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। सर्विस कंडीशन जो होती है इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी वैरिड, आप उन्हें वैरी नहीं कर सकते, एक बार आपने उन्हें अपॉइंट कर दिया तो वही जो चली आ रही है वही कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर जो रीजनल कमिश्नर्स हो गए कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब तक रिकमेंड ना कर दे कि हाँ इनसे कुछ गलती हुई है, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्हें अच्छा काम नहीं किया तब जाके अगर रिकमेंड करेंगे तभी प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। दे हैव द पावर टू कैंसिल एन इलेक्शन इन केस ऑफ माल प्रैक्टिस, उनके पास इतनी पावर भी है कि अगर कुछ करप्शन हुआ है इलेक्शन के टाइम पे, कुछ माल प्रैक्टिसेस हुए हैं तो वो बेसिकली करवा देते हैं इसको कैंसिल, ठीक है। बट कंसर्न्स बेसिकली क्या है? कंसर्न्स ये है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन आपको देखने को मिलेगी, एक इम्पार्शियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जितनी पावर्स दिखाई गई है कि उनके पास है उतना वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक तरह का वो कठपुतली बन जाते हैं जो भी करंट गवर्नमेंट होती है सेंटर में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपोजिशन को ऐसा लगता है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है हमारे साथ जो है बेसिकली भेदभाव कर रहा है, जैसा होना चाहिए था, मतलब इलेक्शन में इम्पार्शियल जिस तरह से बोला गया फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए था वैसा नहीं होता। तो इसलिए न्यूज़ में बेसिकली आया है कि इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंटमेंट करने के लिए कोलिजन सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ना रहे उस पर्सन पर जिसको अपॉइंट किया गया इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फर्दर ऑब्वियसली इसे बोला गया है, अब कितना इंप्लीमेंट होता है वो देखा जाएगा, बिकॉज बहुत मुश्किल है, पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है इसके अपॉइंटमेंट पे। कॉलेजियम सिस्टम जो कि ऑलरेडी चल रहा है मतलब इशू में है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, अगर यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन में कैसे ये आ पाता है तो देखना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि रशिया और नेटो इन दोनों के बीच में बेसिकली अभी वेडनेसडे को मीटिंग हुई है। मीटिंग इसलिए हुई बिकॉज नेटो ने रशिया को वार्निंग दे दी है कि जो यूक्रेन वाला जो इशू है उसे सही से सॉल्व करो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकता है रशिया, ठीक है। तो बेसिकली इशू क्या है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो आप देखेंगे रशिया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हुआ ये था बेसिकली 2014 में रशिया ने जब क्रीमिया को इन्वेट कर लिया था, ठीक है, और यहाँ का कुछ एरियाज ने अपने पास ले लिया, तब से ये इशू चल रहा है। और अब यूक्रेन को डर इस बात का है कि रशिया जो इस पर इन्वेट ना कर दे, ठीक है। इसलिए इसने बेसिकली USA और जितने भी नेटो मेंबर्स हैं उनसे हेल्प मांगी है कि प्लीज़ मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो, बिकॉज नेटो मेंबर्स का ये होता है ना, जो भी कंट्री नेटो मेंबर का पार्ट होता है तो उस कंट्री पर अगर अटैक होता है तो माना जाता है कि उस मतलब बेसिकली सभी कंट्रीज़ पर अटैक हुआ है, ठीक है। तो यूक्रेन चाहता है कि रशिया जो कि ऑब्वियसली पावरफुल कंट्री है, उसके पास मिलिट्री आप देखोगे कितनी स्ट्रॉग है, उसकी नेवी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो इसलिए यूक्रेन को इस बात का डर है कि जो क्रीमिया के साथ हुआ है वो मेरे साथ ना हो जाए। इसलिए अभी नेटो मेंबर्स ने इस पर मीटिंग करी, रशिया को बेसिकली वॉर्न किया है। और USA की एक रिपोर्ट है, उसका मानना है कि रशिया ने बेसिकली क्रीमिया के जो बॉर्डर है, ये वाला जो आप बॉर्डर देखेंगे वहाँ पे कम से कम 10,000 सोल्जर्स जो उसको डिप्लॉय कर दिया गया है, और जिससे काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन भी काफ़ी ज़्यादा डर में है कि कभी भी अटैक हो सकता है। तो इसी बेसिकली मुद्दे के ऊपर नेटो ने बात की, रशिया को एकदम फाइनल वार्निंग कर दी है कि अगर यूक्रेन चाहता है नेटो के साथ मिलना, मतलब नेटो ग्रुप में शामिल होना, तो आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते और इस तरह से आप अपनी बॉर्डर टेंशन आप क्रिएट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो नेटो मेंबर्स या फिर USA रशिया के खिलाफ एक्शन लेगी।
नेक्स्ट न्यूज़ है हेट स्पीच। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी दिनों से ये टॉपिक चल रहा है, कभी एडिटोरियल में आता है, कभी कहीं। तो अभी बेसिकली इसमें अपडेशन क्या हुई है कि जो हरिद्वार, जैसे कि आप जानते हैं हरिद्वार में एक धर्म संस्था चल रही थी, वहीं पे किसी व्यक्ति ने हेट स्पीच क्रिएट कर दी, हिंदू मुस्लिम के बीच में ऐसा सब हो गया। तो अपडेट यहाँ पे ये है बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बेसिकली जवाब मांगा है। किस बेसिस पे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन बेसिकली आई थी, जहाँ पे बोला गया था मतलब सुप्रीम कोर्ट को कि जिस व्यक्ति ने हेट स्पीच क्रिएट करी, आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप हमें जवाब दीजिए कि आपने अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। तो सब गवर्नमेंट स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली गवर्नमेंट से पूछ रहा है। ठीक है, अब मेन ये है बेसिकली कि ये जो विधान संसद है अभी फिर से होने वाली है 23 जनवरी को अलीगढ़ में। ठीक है, तो जो सीनियर लॉयर्स है बेसिकली उनका मानना ये है कि अभी से स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर नहीं लिया तो फिर से ये जो टेंशन है फिर से क्रिएट ना हो, फिर से हेट स्पीच जैसा कुछ ना हो। तो सबको बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पिक्चर में आना पड़ेगा, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट कर गया 5.59%। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होती है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी वो बेसिकली दिसंबर टाइम पे अब देखें तो इंक्रीज हो चुका है कितना? 5.59%। मीन्स ये है कि जो हमारा जो फूड रिलेटेड आइटम्स, क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसमें फूड आइटम्स आपके आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर पे फूड आइटम्स से फोकस किया गया कि फूड के प्राइसेस आप देखेंगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप जब देखते हैं खुद कि तेल महंगा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही है, तो उसका बेसिकली कारण बेसिकली क्या है, तो ये इसमें बात की जा रही है। मेन चीज़ ये आपको दो चीज़ें जानना पड़ेगा, एक सीपीआई क्या होता है और एक डब्ल्यूपीआई क्या होता है। ठीक है, तो सीपीआई जैसे कि हमने बात की है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और ये बेसिकली इन्फ्लेशन को चेक करता है जो कि किसके कारण होती है? कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उनसे कितनी इन्फ्लेशन कॉज हो रही है, वो ये इंडेक्स मेजर करता है। जैसे इसमें आपके फूड रिलेटेड आइटम्स आते हैं, मेडिकल केयर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जिससे हम मॉस्पी भी बोलते हैं, उसके द्वारा से इम्प्लीमेंट किया जाता है। और सीपीआई की बात करें तो उसको रिलीज़ कौन करता है? ठीक है, तो सीपीआई बेसिकली उसको रिलीज़ करता है एनएसओ। ठीक है, एनएसओ उसको रिलीज़ करता है। और बेसिकली सीपीआई चार तरीके के होते हैं। एक इंडस्ट्रियल वर्कर का होता है, ठीक है, एक आपको एग्रीकल्चर लेबर का मिलेगा, ठीक है, और नेक्स्ट आपको रूरल लेबर का मिलेगा, और एक रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड होगा। ठीक है, तो ये जो पहले के तीन जो है इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, इनको कंबाइंड ही निकाला जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। और जो रूरल अर्बन कंबाइंड होता है बेसिकली वो निकाला जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, जो कि किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जो सीपीआई होता है उसका जो बेस ईयर जो लिया जाता है वो है 2012। उससे कंपेयर करके देखा जाता है कि प्राइस में कितना ऊपर नीचे हुआ है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीपीआई का जो इंडेक्स है उसको ध्यान में रख के काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं। डब्ल्यूपीआई बेसिकली जो बल्क में जो आइटम्स होते हैं उस पर कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन आया उसको इंडेक्स से कैप्चर करता है, और इसको पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसका भी बेस ईयर आप देखेंगे 2011 से 12 का है। ठीक है, तो ये न्यूज़ सिर्फ इतनी थी। फर्दर अगर कुछ और चीज़ें होंगी वो एडिटोरियल पे कवर हो जाएंगी जब वो आएगा एडिटोरियल पे। नेक्स्ट एक डाटा आया है जहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस ग्राफ को तो बताया गया है कि जो ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो पीरियड मेंशन किया है 1991 से 2020 के बीच में। ठीक है, तो आपको कुछ स्टेट्स ऐसे दिखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे कि आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ या आपको यूएसए देखने को मिलेगा, ये कनाडा हो गया है, नॉर्थ ईस्ट कनाडा हो चुका है, ग्रीनलैंड, ठीक है, और सेंट्रल एंड नर्दर्न अफ्रीका की कुछ रीजन्स हो गए, वेस्टर्न एशिया हो गया। ठीक है, तो इन सारे एरियाज़ में आप देखने को मिलेंगे टेम्परेचर जो है अबव लेवल से भी, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेम्परेचर था उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है? 0.9% से ऊपर है। ठीक है, और कुछ ऐसे आपको कंट्रीज मिलेंगी जहाँ पे वो एवरेज टेम्परेचर से नीचे क्या है, तो वो आपको मिलेंगी वेस्टर्न और ईस्टर्न साइबेरिया देखने को मिलेगा, अलास्का का रीजन हो गया। पैसिफिक में उन्होंने बोला है इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पहले सबसे पहले लानीना हो गया था एंड उसके बाद एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, कुछ अंटार्कटिका हो गया, यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू जो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर था उससे थोड़ा कम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके अंदर है गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो टाइम स्केल लिया गया है 1970 से 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है टेम्परेचर, जो कि आने वाले टाइम पे कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकता है। सिमिलरली CO2 राइज का देखें तो एटमॉस्फेयर में CO2 जो है बढ़ती जा रही है, चाहे 2005 से 2010, 15, 20, तो आप देखोगे बिल्कुल इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगी, इन्वायरमेंट में फ़र्क आएगा, फिर वहाँ से जो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें फ़र्क आएगा, फिर इंडायरेक्टली जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, आइलैंड है, उन पे बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, फिर ऐसे ऐसे करके जो आपके जो जितने स्पीशीज़ है, डाइवर्सिटी, उन पे प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर अल्टीमेटली ह्यूमन सिविलाइजेशन पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आप इस डाटा को मेंस में कोट कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है न्यूज़ आपकी, सोमनाथ जो है बेसिकली अपॉइंट कर दिए गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है। तो बेसिकली एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आप देख सकते हो PSLV में, GSLV Mark 3 में, ठीक है। और इनका मानना है कि जब ये आएंगे तो ज़्यादा अपना फोकस देंगे कि प्राइवेट सेक्टर को भी बेसिकली मतलब स्पेस इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर का भी रोल इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करेंगे। और आने वाले जो भी मिशंस हैं इसरो के, चाहे वो गगनयान हो गया, ठीक है, उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो आपको बस ये पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ की तरह इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। नेक्स्ट है कि इंडिया रिपोर्ट कर रहा है 2.41 लाख न्यू केसेस एंड 372 डेथ, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है तो वो काफ़ी ज़्यादा अब धीरे धीरे पता चल रहा है कितना ज़्यादा डेंजरस है, इसका स्प्रेडिंग भी फास्ट है, डेथ भी कॉज हो रही है। तो बस जो भी न्यूज़ आएंगी बस आपको इस पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका पीछे का मोटिव क्या है, यानी ओमिक्रॉन वायरस क्या है, उसके वेरिएंट क्या क्या है, बस। बाकी जो डाटा है तो हर रोज़ चेंज होता रहेगा, तो इतना फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है किम जॉन यून जो है बेसिकली मोर मिलिट्री मसल, ठीक है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स बनाना चाहते हैं एंड उन्हें थर्ड हाइपरसोनिक गिल्डिंग मिसाइल टेस्ट भी अपना शुरू कर रहे हैं। तो मतलब इससे क्या देखने को मिलता है कि मतलब जो किम जॉन यून है मतलब वो भी चाहते हैं कि मतलब उन्हें लग रहा है कि शायद हम पे मिसाइल्स की कमी हो गई, इसलिए उन्हें और बढ़ाना चाहिए। तो ये सब पागलपंती इनकी चालू है। तो बस USA या फिर जो अदर कंट्रीज़ उन्हें बस इससे थोड़ा सा सिक्योर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो असम मेघालय है उसका हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनका मानना है कि मतलब 21 जनवरी से पहले डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, बिकॉज 21 जनवरी बेसिकली आप देखेंगे 50th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करेगा मेघालय, ठीक है। तो उससे पहले इन दोनों के बीच की जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करेंगे ये। और इनका मानना ये है कि जो अभी भी 12 एरियाज़ ऐसे इंडिया में जहाँ पे इंटर स्टेट डिस्प्यूट चालू ही हैं, तो उनमें से करीबन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के तो कह रहे हैं हम जल्दी से जल्दी जो है डिस्प्यूट जो है जो भी 2 स्टेट्स के बीच में जो भी है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसलिए उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर से असम मेघालय के उनको बैठाया है, आपस में डिस्कशंस करवाए हैं कि कुछ ना कुछ एक चीज़ में सहमति दिखाएं और जल्दी से डिस्प्यूट को सॉल्व करें। नेक्स्ट है बेसिकली कि थ्रेट रिमेन्स इन ईस्टर्न लद्दाख आर्मी चीफ हैं, जो आर्मी के चीफ हैं उनका मानना है कि ऑब्वियसली थ्रेट्स तो हैं, बट अभी उनका मानना है कि जो 14th राउंड ऑफ टॉक्स अब होगी दोनों चाइना और इंडिया के बीच में, उसमें कुछ है मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी है कि हम दोनों के बीच में कुछ सहमति हो जाए। उनका मानना ये है बिकॉज जितना ज़्यादा आप जल्दी टेंशन्स ख़त्म करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा दोनों कंट्री के लिए, बिकॉज आप देख सकते हैं दोनों ही कंट्री काफ़ी आगे आ चुकी हैं, अपने सोल्जर्स को भेज रही हैं वहाँ पे, कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं, और जितने भी मिसाइल्स हैं इक्विपमेंट्स हैं सब वहाँ पे बॉर्डर पे एकदम तैनात कर दिए गए हैं। तो मतलब स्थिति तो है कि युद्ध जैसी है, बट युद्ध होगा नहीं, बिकॉज चाइना भी बात जानता है कि इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, वो भी पावरफुल कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री है। तो बस यही है कि टेंशन क्रिएट करते रहेंगे। तो आर्मी चीफ यही चाहते हैं कि जल्दी से इस टेंशन को रिजॉल्व किया जाए, बिकॉज से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को या फिर अपने जो जवान है उनको इतने हाई टेम्परेचर पे, जहाँ पे मतलब सॉरी इतनी लो टेम्परेचर में जहाँ पे इतनी ठंडा वहाँ पे रखना भी कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। तो जल्दी से जल्दी इस इशू को रिजॉल्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट ये आपके क्वेश्चन हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन है कि NSO का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2017-18 का, उसमें बोला गया कि इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फॉर द एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स इज़ अराउंड 53% होगी, दैट इज़ अराउंड हाफ ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ जॉबलेस। तो बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सेकंड है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका टाइम पीरियड जो है 5 ईयर्स और एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। थर्ड है कि WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। नेक्स्ट है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है यूज़ करती है WPI डाटा को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। नेक्स्ट है ब्लैक सी जो है कनेक्ट करता है सी ऑफ एजोर बाय द स्टेट ऑफ कच्छ। एंड नेक्स्ट है डॉक्टर सोमनाथ जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है PSLV एंड GSLV Mark 3 में। तो आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो ये आज का डिस्कशन एंड होता है। इस सेट जो भी PDF है वो आपको IQ टैब ऑफिशियल जो आपका टेलीग्राम का चैनल है उसमें मिल जाएगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आपकी इसकी क्वेरी को, जैसा कि आप देखते हैं जो भी डाउट्स है उसके आंसर्स दिए जाते हैं IQ टैब के द्वारा। तो जितना हो सके आप इसको यूज़ कीजिए, अच्छे से पढ़ाई की, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और इस तरह का जो डिले हुआ है फिर आगे नहीं होगा, जो भी टेक्निकल चीज़ें थी रिजॉल्व हो चुकी हैं। ओके, सो टेक केयर।